हेलो फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में देखा था। हमने देखा था हमारे पास नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अब देखो आज हम देखेंगे कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। तो देखो जब भी हम कहीं पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं वहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं। तो उन्हीं कंजर्व फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास 4 कंजर्वेशन लॉज है। तो बारी बारी देखते हैं कौन से लॉज है, क्या बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, पहले इसकी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक और स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट है इसकी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि एनर्जी जो है, अब देखो यूनिवर्स में बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं। जैसे ये फैन मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये एलईडी लाइट जो है हमें लाइट दे रही है, एलईडी बल्ब हमें लाइट दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, ये पेन को, ठीक है, इस मार्कर को यहां से फेंकता हूं, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे था ग्राउंड से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या होगी, जब ये नीचे गिरेगा वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी। बट हमने तो लिखा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो एनर्जीज है जो भी, ये किसी दूसरी फॉर्म में हमें मिल जाएंगी। जैसे मार्कर की एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी, जैसे नीचे को गिरता जाएगा इसकी हाइट कम होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। बट जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल खत्म होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी अगर एक फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। कोई बॉडी जितनी ज्यादा तेज चलेगी उसका लीनियर मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, देखो तो देखो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, जिसको हम लिखते हैं देखो F इक्वल्स टू dp बाई dt। अगर इफ F इक्वल्स टू 0, अगर F 0 है तो dp बाई dt ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब P कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम कहां पे देखते हैं। जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक गन से बुलेट फायर कर रहे हैं। जब हम बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट मूव करता है फॉरवर्ड। जब बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगा हम एक रिकॉइल फोर्स ऑब्जर्व करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, हमारे हाथ को धक्का लगेगा पीछे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम बुलेट का था उतना ही लीनियर मोमेंटम गेन कर लिया किसने, गन ने, इसलिए हमें पीछे की तरफ धक्का लगा। जैसे देखो हम बोट से उतरते हैं तो सी शोर पे हम क्या करते हैं, जब बोट से जंप करते हैं, जब जंप करते हैं हम फॉरवर्ड, तो बोट जो है वो क्या करती है, फोर्स ऑब्जर्व करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी होता है किसके बेस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान में रखना है, जब कोई भी फोर्स नहीं होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखो मैथमेटिकली F जो है dp बाई dt के इक्वल है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर फोर्स ही एब्सेंट है तो dp बाई dt जीरो हो गया, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, इसलिए p जो है वो कांस्टेंट आएगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अगर कोई भी टॉर्क नहीं एक्सर्ट हो रही है सिस्टम पे, तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, जो टॉर्क है ये होता है dl बाई dt, l है एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क जीरो तो dl बाई dt भी जीरो, और dl बाई dt का जीरो होना मतलब l जो है एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व। ठीक है, तो अगर सिस्टम पे कोई भी टॉर्क एक्सर्ट नहीं हो रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो टॉर्क होता क्या, पर टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स है, तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास टॉर्क है। तो अगर टॉर्क एब्सेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, जैसे देखो ये सन है हमारे पास और ये प्लैनेट का ऑर्बिट है। जब प्लैनेट क्या करेगा, ये दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, प्लैनेट अगर सन से दूर है, प्लैनेट सन से दूर है तो क्या होगा, ये स्लो मूव करेगा, पर जैसे ही सन के पास आएगा तो ये फास्ट मूव करेगा। ये किसकी एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। इसके बाद देखो इसकी एक और एप्लीकेशन है, जैसे एक बैले डांसर है, बैले डांसर क्या करती है, अपने हैंड्स के मूवमेंट से अपनी बॉडी की स्पीड कंट्रोल करती है। जैसे अगर वो क्या करेगी, अपने हैंड्स और अपनी आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच करेगी तो क्या होगा, देखो L इक्वल्स टू आई ओमेगा। जब वो क्या करेगी, हैंड्स और लेग्स को स्ट्रेच करेगी, ठीक है, तो आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर स्पीड इसकी कम हो जाएगी। पर जब ये क्या करेगी, हैंड्स को क्लोज रखेगी अपनी बॉडी के, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। आई की वैल्यू कम होने से ओमेगा जो इसकी एंगुलर स्पीड है ये बढ़ जाएगी। इसको हम डिटेल में एक चैप्टर में भी देखेंगे, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ये होता क्या और इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी। नेक्स्ट से तो लास्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, तो इसकी स्टेटमेंट देखो, तो इसकी स्टेटमेंट है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल, हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं। एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पे क्या होगा, पहले दोनों न्यूट्रल थे, अब क्या होगा, ग्लास रॉड जो है वो चार्जेस लूज करेगा। ग्लास रॉड जो है वो चार्जेस लूज करेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्या करेगा, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये बन जाएगा नेगेटिव। तो
जितने चार्जेस, जितने इलेक्ट्रॉन्स रॉड ने लूज किए उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क गेन कर लेगा और ओवरऑल जो चार्ज है इनका क्यू नेट ये रहेगा 0। इसकी एक और एग्जांपल है, देखो यूरेनियम जो है जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो हमें मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन +3 न्यूट्रॉन्स और कुछ एनर्जी। जब हम इनके चार्जेस और मासेस लिखेंगे तो ये देखो ठीक है, ये इनके चार्जेस हैं और ये ऊपर मासेस है, मास नंबर है। तो यहां पे देखो चार्ज कितना 92 + 0 और यहां पे 56 + 36 और ये 3 × 0 तो ये आया 92 और ये भी आया 92। तो जितना चार्ज पहले था, ठीक है, कोलिजन से पहले जितना चार्ज था कोलिजन के बाद भी उतना ही चार्ज रहा, दोनों केस में 92। तो इसका मतलब चार्ज ना ही कहीं से नया क्रिएट हुआ और ना ही पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये थे हमारे पास 4 कंजर्वेशन लॉज क्लासिकल फिजिक्स के। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।